आइटम 24 के अंदर ये क्वेश्चन 10 नंबर का पेपर में, इसका मतलब है ये क्वेश्चन बहुत पुराना नहीं है। चलिए आप खामोश हो जाए, आपस में बातें बाद में कर लेना। डिटरमिन द कॉस्ट गैप, यहां से हमें फौरन पता चल गया कि क्वेश्चन टारगेट कॉस्टिंग का, क्योंकि कॉस्ट गैप इसके अलावा वो किसी वैसे बाकी सवालों के अंदर भी पूछता है मिक्स करके, ओवरऑल, क्योंकि हम मटेरियल की कॉस्ट भी पढ़ते हैं, लेबर की भी पढ़ते हैं, ओवरहेड भी पढ़ते हैं, कॉस्ट गैप किसी भी जगह पूछ सकता है। और वो कहता है कि वो चाहता है कि 25 मिलियन का प्रॉफिट कमा ले, कॉस्ट गैप फाइंड करे उसमें जिसमें वो 25 मिलियन का प्रॉफिट कमा ले। अब टारगेट प्रॉफिट ब्रेक इवन में भी होता है, लेकिन उसके अंदर कॉस्ट गैप का जिक्र नहीं होता। ब्रेक इवन के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट हम इग्नोर नहीं करते, ये बात याद रख लें। वहां पर दो ही तो फिक्स्ड कॉस्ट ही तो लेते हैं, और टारगेट कॉस्टिंग के अंदर आप लोग फिक्स्ड कॉस्ट इग्नोर करते हो, वो भी एग्जिस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट जो हमारे नए प्रोजेक्ट से रेलिवेंट होती है, वो फिक्स्ड कॉस्ट हम लेते हैं। लिखा हुआ है AG प्रोड्यूस 3 सिमिलर प्रोडक्ट अंडर डिफरेंट ब्रांड नेम्स। AG is planning to introduce new product with several unique features under the brand name Star. Market research show that in the first year he can sell, अब आवाज ना आए किसी की, अहमद क्वेश्चन पर फोकस करना, ये मेन क्वेश्चन पढ़ने में ही मसला है, हल करने में किसी को इश्यू नहीं है। तो वही अगर आप क्वेश्चन ही नहीं मेरे साथ पढ़ोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। He can sell 190,000 units at the rate of 620 per unit। अगर हम पर यूनिट देखें तो भी, और अगर हम इन टोटल देखें तो भी हमारे पास सेल प्राइस आती। उसने टारगेट प्रॉफिट इन अमाउंट गिवन है, तो यहां से टारगेट कॉस्ट भी आ चुकी है, क्योंकि सेल माइनस प्रॉफिट बराबर होता है टारगेट कॉस्ट। तो अगर हम 190,000 को 620,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सेल आ जाएगी, और उसने हमें प्रॉफिट भी दे दिया, तो टारगेट कॉस्ट तो आ गई। अब क्योंकि कॉस्ट गैप के लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट हमने फाइंड करनी। However, AG board believes that the new product should only be introduced if it can increase the company's net profit 25 million in the first year. To assess the whether the above target is achievable, the finance department has provided the following information. Commission is paid on sales 5%. मैं आपको आई कैप का सजेस्टेड आंसर बता देता हूं कि आई कैप ने ना इसकी टारगेट कॉस्टिंग किस तरह से कॉस्ट गैप फाइंड किया। उसने जो नई कॉस्ट के हिसाब से प्रॉफिट आता है, वो उस प्रॉफिट को 25 मिलियन के साथ कंपेयर कर दिया। जरा आई कैप क्या काम देखना जरा दोबारा। आई कैप ने क्या किया है, आई कैप ने क्या किया, जो अपने सोल्यूशन में दिया है उसने जो लिखी है सेल्स और लेस कर दिया एक्सपेक्टेड कॉस्ट सारी, तो आपके पास क्या आ गया, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आया ना, इसको उसने टारगेटेड प्रॉफिट के साथ कंपेयर कर दिया। इन दोनों का डिफरेंस उसने कहा ये कॉस्ट गैप है। आप मुझे बताएं, जो हमने कॉस्ट गैप पढ़ा है और जो आई कैप ने फाइंड किया है, वो बराबर आना चाहिए या डिफरेंट आएगा? मेरे भाई मैंने एक दफा कहा है, बातें ना करो आपस में प्लीज। जब कहते हो तो किसी और अंदाज में कह देते हो, वैसा समझा करो यार, बेवकूफ हो। हाँ जी, आई कैप ने अपने सॉल्यूशन के अंदर किस तरह से हल किया इसको, उसने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और टारगेटेड प्रॉफिट को आपस में कंपेयर किया। ये भी बिल्कुल मेन, उसका मेन टारगेट है टारगेट कॉस्ट फाइंड करना, कॉस्ट गैप फाइंड करना। और आपको पता, मैंने आपको पहले से बता दिया है कि इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता। आपको अपने आंसर तक पहुंचना, चाहे जिस तरह से मर्जी पहुंचे, जिस अंदाज में मर्जी पहुंचे। बस एक चीज का मैंने जो देखा है ना, आप लोग वर्किंग ज्यादा फैला रहे हो, वर्किंग का वॉल्यूम कम करो। एक पेज के ऊपर मैक्सिमम वर्किंग, ये नहीं कि 2 पेज की वर्किंग एक पेज पे आओ, आप एक पेज की वर्किंग 2 पेज पे लेकर जा रहे हो। अगर एक वर्किंग आती 2 पेज पे तो ठीक है, वर्किंग करते हुए थोड़ा ख्याल रखो, आपका टाइम सेव हो जाएगा।
टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है आपका। बाकी जो लोग साथ साथ कोशिश कर रहे थे ब्रेक इवन में, वो टारगेट कॉस्टिंग का सवाल अपना पूरा कर पा रहे हैं। एक आधी एडजस्टमेंट गलत होती है, अब वो एक आधी एडजस्टमेंट 10 नंबर की तो होगी नहीं। अब 10 नंबर है तो इसका मतलब है कि अगर 5 एडजस्टमेंट लिखी हुई है, तो अगर 2 नंबर की भी एक एडजस्टमेंट है तो एक गलत होगी 2 नंबर चले जाएंगे, 2 गलत होगी तो 4 नंबर चले जाएंगे, स्टिल आप पासिंग मार्क्स से ऊपर रहते हो। तो इसलिए सवाल करने का पहले हिम्मत पैदा करनी है। अब तो हिम्मत जिसने पैदा कर ली उसने कर ली, और जिसने नहीं की उसकी अब नहीं होनी। मैं पहले बताई जा रहा था, क्योंकि अगले जो टॉपिक्स हैं वो आसान, वो तो इन्हीं पर बेस करते हैं। जो साथ काम कर रहा था वो आगे और ज्यादा इंप्रूव करेगा, जो नहीं कर रहा था उसके लिए परेशानी की बात है, वो अपने आप को इंप्रूव करे। अब हमने अपने तरीके से करना है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट और टारगेट कॉस्ट को फाइंड करना है। अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे अपने तरीके से सेल्स। सेल्स हमारे पास आ गए जनाब, उसने 190,000 यूनिट्स बेचने हैं, और हर यूनिट कितने का बेचना है? 620। टोटल कितनी सेल है? 1178 00 प्रॉफिट, टारगेटेड प्रॉफिट 25 मिलियन। टारगेटेड कॉस्ट कितनी? 928 ये उसकी टारगेटेड कॉस्ट है। आप इसको ए कह ले, बी कह ले, जो नाम दे दें इसको। उसके बाद हम चलते हैं एक्सपेक्टेड कॉस्ट पे, या जो उसने प्रोजेक्टेड कॉस्ट की हुई है, कॉस्ट प्रोजेक्ट की हुई है। सबसे पहले वो कहता है कमीशन है 5% पेड ऑन सेल्स। तो हम सेल्स गिवन है, क्योंकि सेल चेंज नहीं होती, दोनों कॉस्ट में फर्क आता है। कमीशन 11780000 multiplied by 5%, 5890000। उसके बाद वो कहते हैं 5% ऑफ द यूनिट प्रोड्यूस आर एक्सपेक्टेड टू बी रिजेक्टेड अपॉन इंस्पेक्शन which is carried at the end of the process। ये जो लिखते हैं ना at the end of the process, कभी वो कह गया 80% पता चला 80% प्रोसेस कंप्लीट होने पे, अभी शुगर है कि at the end ही कह रहा है, तो हमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर वो प्रोसेस के स्टार्ट में कहेगा तो उसके लिए हमें भी प्रोसेस अकाउंट हमारा एक चैप्टर है वो पढ़ना पड़ेगा। तो जब वो ऐसी बात आएगी तो फिर उसकी मैं एडजस्टमेंट बता दूंगा। कहता है जो रिजेक्टेड यूनिट्स है ना, वो आपके 100 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिक भी जाते हैं। अब याद रखें जब आपकी कॉस्ट आती है ना, वो टोटल यूनिट्स पे आती है। अब 190,000 यूनिट्स बनाने के लिए 5% आपके रिजेक्ट भी होने हैं। तो अगर मैं 190,000 रिजेक्ट के बाद है या रिजेक्ट से पहले है, ये तो फाइनल प्रोडक्ट है ना। आपको ऑर्डर मिला 190 का, आपको ये पता है कि आपके 5% यूनिट जाया हो जाएंगे, तो क्या आप 190 का ही काम करोगे, उसमें से 5% जाया हो जाएंगे, जाया होने के बाद वो और काम बच जाएंगे। तो हमने करना क्या है, इतने यूनिट बनाना शुरू करेंगे कि 5% जाया भी हो जाए फिर भी 190 बच जाए। तो 5% जाया होने के बाद जो बच जाएंगे वो एक्चुअल में कितने परसेंट होंगे? 95। मतलब 190,000 5% जाया होने के बाद के यूनिट्स हैं, तो ये कितने परसेंट है? 95। और हम अपना काम किस पे करेंगे? पूरे 100% पे। हम मटेरियल, लेबर, ओवरहेड 2 लाख यूनिट के लिए शुरू करेंगे। अब 2 लाख का 5% ले लें, चेक करके देख ले, 10,000 आएगा। 10,000 यूनिट हमारे जाया हो जाएंगे, बाकी 190 नेट हमारे पास वेट बच जाएगा। अब वो जो आपके 10,000 यूनिट है वो मार्केट में 100 रुपए के बिक भी जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है उस पर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड लगा हुआ है, किसी न किसी वैल्यू के तो वो होंगे ना। तो जो रिजेक्टेड यूनिट्स की स्क्रैप वैल्यू आती है वो हमारी कॉस्ट को कम करती है, ज्यादा कम करती है।
उसके ऊपर आने वाली कॉस्ट हमारी कॉस्ट होती है, और उस पे जो स्क्रैप वैल्यू आती है वो हमारी कॉस्ट को कम। दिल तो करता है कि अभी 1000 को 100 से 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें, लेकिन अभी तो हमने मटेरियल लेबर ओवरहेड लगा लें, फिर थोड़ा सा बेहतर लगेगा तो इसको ऐड पे रखेंगे। देखिए जब हमारे पास हमको यूनिट बनाते हैं ना, ये तो पता चला कि 10,000 यूनिट जाया होंगे, जो हमने 10,000 यूनिट जाया होंगे उस पर मटेरियल भी सारा लग चुका है, लेबर भी, ओवरहेड भी, लेकिन कस्टमर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो कुछ ना कुछ की तो बेच सकते हैं ना स्क्रैप के तौर पर। तो जो स्क्रैप के तौर पे बेच कर हमें पैसा मिलेगा उसको हम क्या कहते हैं, जो हमारा फायदा हो गया ना, इनकम होगी, वो कॉस्ट में से माइनस हो जाएगी। जितना हमारा खर्चा लग रहा है मटेरियल लेबर ओवरहेड पे, तो स्क्रैप से जो पैसे रिकवर होंगे वो उसकी कॉस्ट को कम कर देंगे, क्योंकि 10,000 की कॉस्ट भी हम अपने 190,000 की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। हम 190 की कॉस्ट नहीं लेते, बल्कि कितने की लेते हैं, 2 लाख की, लेकिन वो सारी की सारी किसके ऊपर जा रही होती है, 190 यूनिट्स के ऊपर। हमने एक सवाल पहले भी किया था, हमने टोटल यूनिट्स पर प्लस कर जब डिवाइड किया था ना, तो गुड यूनिट्स पे डिवाइड किया था। अब देखिए सवाल हो गया हमारा, हाँ देखिए ना, 190 आपका एक 5% रिजेक्ट होने के बाद इतने बचने चाहिए, ये नेट ऑफ 5% होना चाहिए। तो बता तो रहा हूं कि आपका देखिए 105 तब होता है जब हमारी कोई वैल्यू प्लस होके आ रही है, ये तो नेट होके आ रही है, जाया होने के बाद बच रहे हैं। तो जो नेट होता है वो माइनस होता है, जो ऐड होता है वो खुद कहता है 5% बढ़ गई है वैल्यू। तो अगर कोई 5% बढ़ रही हो वैल्यू तो वो 105 होती है, ये 5% कम हो रही है, तो इसलिए हमने इसमें से 95 इसको लिया। इस एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था कि जब मैंने रीड किया था कि एंड ऑफ द प्रोसेस पे रिजेक्ट, तो तब तो ये बन चुके थे 190, बन चुके थे ना जी। लेकिन जब आपने इंस्पेक्शन की तो 5% यूनिट ऐसे थे जो आपने कहा नहीं इसको छोड़ दो, ये कस्टमर को देने के काबिल नहीं है जी, ठीक है। अब आपने टोटल 2 लाख यूनिट बनाए, उसमें से 5% यूनिट जाया हो गए, अब 10,000 यूनिट साइड पे हो गए, नेट कितने बच गए, 1,90,000। वो कस्टमर की डिमांड थी, वो हमारी पहले ही एक्सपेक्टेड है, पास्ट एक्सपीरियंस हमें कहता है कि जब भी हम यूनिट बनाते हैं ना उसमें कोई 5%, 2%, 3% रिजेक्ट होते ही होते हैं, तो इसलिए हम पहले ही ज्यादा यूनिट बनाते हैं। अगर यहाँ पे एक्सपेक्टेड टू बी रिजेक्टेड ना होता तो केस चेंज हो सकता। अगर वो कहता है कि रिजेक्ट नहीं होते तो फिर तो हम बनाते 190, सारा मटेरियल लेबर 190 का लेते। अब देखें चलिए अब आगे चलते हैं। ईच यूनिट ऑफ स्टार रिक्वायर्ड 2.5 kg of material A, 2 kg of material B. The estimated cost of A and B is 52 per kg and 30 per kg. इसका सबसे मेन टारगेट ही यही था कि हमने 190 की मटेरियल, 190 यूनिट के लिए मटेरियल खरीदना है या 2 लाख यूनिट के लिए खरीदना है, 2 लाख के लिए खरीदेंगे, क्योंकि 2 लाख बनाएंगे तो 190 बचेंगे। अगर हम बनाते ही 190 है, उसमें से 5% जाया होने के बाद वो तो और कम बच जाएंगे। तो हमने मटेरियल जो मंगवाना है वो 2 लाख यूनिट का मंगवाना है मटेरियल। यहाँ पे वर्किंग 2 लाख यूनिट्स पे करें। हाँ जी, मटेरियल ए 2 लाख, हर यूनिट पे कितने केजी लगता है, 2.5 और हर केजी की कीमत कितनी है, 50। मटेरियल बी 2 लाख यूनिट के लिए हर यूनिट पे कितना मटेरियल लगता है, 2 केजी, और हर केजी कीमत कितनी है, 30। डन। कितना आ गया पहला, 26 मिलियन। चाहे आप इन 1000 में कर लें उसका कोई परेशानी नहीं, लेकिन रुपीज इन 1000 में लिखेंगे, लेकिन जो वर्किंग है ना वो पूरी किया करें, यानी ये वाला डाटा पूरा किया करें, इसमें आप 1000 वाला मामला ना किया करें, वहां पर 3 जीरो जो है आप इग्नोर कर दिया करें, ताकि अगर यहां पर किया तो आप लोगों से ना गलती हो जाएगी, क्योंकि कभी केजी के साथ बंदा लिखता है कभी नहीं लिखता। मटेरियल वाला मामला हो गया। सारे क्वेश्चन के अंदर एक लेबर वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, वो जरा ध्यान से देख लें, क्योंकि क्वेश्चन खत्म होने लगा, ये इतना ही क्वेश्चन था। अगर आपको पहले ही प्रॉपर अच्छी तरह इन चीजों की समझ है तो ये काम आसान होता है।
लेबर इज एस्टिमेटेड 0.4 आवर्स पर यूनिट। कहता है एक यूनिट बनाने पे 0.4 आवर्स लगेंगे। तो बताओ हमें कितने आवर्स चाहिए होंगे 2 लाख यूनिट बनाने के। मैं यहां पर ना साइड पे वर्किंग करते हैं, वर्किंग आवर्स रिक्वायर्ड 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.4। 50,000। अब ना यही बातें सीखने वाली हैं। लेबर जिसने सीख लिया ना, लेबर का चैप्टर भी है इसके अंदर, और तकरीबन अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपकी गलती होती है ना तो सबसे ज्यादा लेबर में गलती होती है, सबसे ज्यादा। अगले टॉपिक में भी देखना लेबर में ही गलती होने के चांसेस होंगे। तो लेबर को ध्यान से सीखना है, और ये भी पॉसिबल है कि नेक्स्ट टॉपिक करवाने से पहले मैं आपको लेबर करवा दूं, या टॉपिक करवा के लेबर करवाऊं, क्योंकि लेबर बाद में करेंगे तो थोड़ा आसान लगता है, पहले करेंगे तो लेबर ही मुश्किल लगने लग जाता है। हाँ जी, 80,000 यूनिट्स, 80,000 घंटे हमें चाहिए, ये बात हमें पता चल गई। आगे बढ़ते हैं। सिमिलर टू द लास्ट ईयर, कहता है पिछले साल की तरह 12.5% ऑफ द लेबर आवर्स वुड रिमेन आइडल if HG continue to produce existing 3 products only। कहता है पहले वो 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऊपर पैराग्राफ में भी कह चुका है, ये तो नई प्रोडक्ट बना रहा है ना स्टार। कहता है 12.5% अगर वो पिछली 3 प्रोडक्ट बनाता है ना तो 12.5% जो लेबर है वो आपकी आइडल है। अब इसका सुन ले, आइडल लेबर होती कौन सी है? आइडल लेबर वो होती है कि हम उसे पे कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे। ये नहीं कि वो जानबूझ के काम नहीं कर रहे, हो सकता है हमारी मशीन खराब हो जाती हो सकता है हम काम थोड़ा 15-20 मिनट रोजाना लेट स्टार्ट करते हो, किसी ना किसी वजह से हम लेबर को पैसे पे तो कर रहे हैं लेकिन वो फारिग बिठा के, मतलब हम उसको चाहे तो यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब उनको पे तो पहले ही कर रहे हैं। अब आगे देखें, HG रिटेन द आइडल लेबर, वो कहते हैं उनको वो निकाल नहीं रहे जो फारिग बैठे हैं, रिटेन रख रहे हैं, बिकॉज दे आर हाईली स्किल्ड एंड सच एडिशनल लेबर इज नॉट अवेलेबल इन द, कहता है हमने उसको बिठाया हुआ है कि कभी भी इनकी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि ऐसे स्किल्ड लोग मार्केट में रोज रोज नहीं मिलते। अब अभी हमारी चौथी प्रोडक्ट की बात नहीं हुई, हम 3 प्रोडक्ट बनाते हैं पहले, उसके लिए हमारे पास 12.5% जो लेबर है हमारी वो फारिग बैठी होती है, हम उसे पैसे दे रहे हैं लेकिन वो फारिग बैठते हैं। आगे बढ़ते हैं। However, the idle labor is paid 90% of the normal labor rate। हाँ, उनको हम पूरे पैसे नहीं देते, 90% देते हैं, बट अगर हम काम करवाएंगे तो फिर भी 90% देंगे, फिर तो पूरे पैसे देंगे। अब ये बात मैं अभी से आपको बता देता हूं, जब भी कोई लेबर आपके पास बैठी हो और हम उसे कम परसेंटेज पे करें, जब हम उनसे काम करवाएंगे तो पूरे पैसे पे करेंगे, तो वो जो पूरे पैसे पे करेंगे तो उसमें से हमारे लिए जो रेलिवेंट होगी ना, वो जो एडिशनल पैसे पे करेंगे ना, वो होती है क्योंकि काम करवाओ या ना करवाओ 90% देने हैं, वो फिक्स लेबर है, काम करवाओ या ना करवाओ 90% पे करने हैं, वो क्या लेबर बन गई? फिक्स। अब काम करवाएंगे तो 100% देंगे, काम नहीं करवाएंगे तो इसमें रेलिवेंट कौन सी हुई? सिर्फ 10%। ये बाद में वैसे आगे हमारा चैप्टर आ रहा है रेडिमेड कॉस्टिंग का, तो उसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं। देखिए मैंने कहा कि भाई आप बैठो, आप काम करो या ना करो, 90 रुपए देने ही देने, ये तो फिक्स ना हो गया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्टिविटी। हाँ, अगर काम करोगे तो पूरे 100 रुपए, और अगर काम नहीं करोगे तो 90 रुपए फिर भी हम आपको देंगे। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो जो फिक्स्ड वैल्यू होती है वो हमारे लिए फिक्स्ड लेबर में चली जाती है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर। जो एडिशनल पैसे पे करने होते हैं सिर्फ हम वो लेते हैं। आगे पढ़ते हैं। 3 प्रोडक्ट्स बनाएंगे तब आएगा, तो नहीं प्रोडक्ट बना रहे, 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, 3 प्रोडक्ट में तो वो आइडल बैठे हैं ना, अगर हम चौथी प्रोडक्ट बनाएंगे तो उनको यूज करेंगे, तो जब उनको यूज करेंगे तब उन्हें पूरे पैसे पे करेंगे, तो चौथी प्रोडक्ट के लिए रेलिवेंट जो होगी ना कॉस्ट, वो सिर्फ 10% होगी, क्योंकि चौथी प्रोडक्ट बनाने की वजह से एडिशनल कितनी कॉस्ट पड़ी?
10%। अगर वो ना बनाते 90% तो फिर भी बढ़नी थी। एडिशनल प्रोडक्ट बनाने की वजह से कितनी कॉस्ट पड़ेगी हमने वो लेनी है। 100% कॉस्ट नहीं पड़ेगी, क्योंकि 90% तो उसके बनाने के ना बनाने की वजह से भी पड़ रही थी। तो उसके बनाने की वजह से जो एडिशनल कॉस्ट पड़ेगी हम सिर्फ उसको लेंगे। अब आगे पढ़ते हैं। कहते हैं ओवर टाइम इफ एनी इज पेड 75% ऑफ द नॉर्मल रेट। कहते अगर हमने उनसे ज्यादा काम करवाया ओवर टाइम पर, मार्केट में कोई नई लेबर नहीं है, काम करवाना है तो उन्हीं से करवाना। अब कुछ उनके एडिशनल टाइम उनके पास अवेलेबल है हमारा, और उससे ऊपर काम करवाएंगे ना, तो उसके लिए हमें नॉर्मल भी पे करना पड़ेगा और 75% एडिशनल भी पे करना पड़ेगा। इन द लेटेस्ट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो पिछले साल की, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 140 मिलियन एट द रेट ऑफ 500 पर आवर। हमने उनको कितने पैसे पे किए? 140 मिलियन। किस रेट के हिसाब से? 500 पर आवर। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि मुझे नंबर ऑफ आवर्स बता दे पिछले साल टोटल कितने घंटे काम हुआ, तो बता सकते हो? Yes. टोटल आवर्स वर्कड कितने पैसे थे? 140 मिलियन है ना? Yes sir, 140 million, 500 per hour. 140 मिलियन डिवाइडेड बाय 500 कितना आ गया? 2 लाख। ये आपके पास आज। अब इसमें आइडल कितने हैं वो बताने हैं। 12.5% के हिसाब से मुझे बताया कि आइडल टाइम कितना है, जो पहले पिछले साल पड़ा हुआ है आइडल टाइम। हाँ जी, आइडल टाइम बताएं। आइडल टाइम फाइंड करके बताएं। 35,000 या 40,000? अच्छा, कुछ लोग इसका डायरेक्ट 12.5% ले रहे होंगे, तो फिर कितना आ रहा होगा? 35,000। लेकिन ये तो मैंने क्या लिखा हुआ, टोटल आवर्स वर्कड। इसका मतलब है ये जो टोटल आवर्स वर्क हुए हैं वो 100% हुए हैं या 87.5% हुए हैं? 12.5% तो काम ही नहीं हुआ हमारा। तो हम क्या करेंगे, 280,000 को 1287.5 पे डिवाइड करेंगे। अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आवर्स अवेलेबल आ जाएंगे, और अगर 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने हमारे आइडल पड़े हुए हैं वो आ जाएंगे। कितने? 80,000 घंटा आपको अपने इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, स्टार प्रोडक्ट के लिए। आपके पास पहले जो बैठे हुए हैं लोग जिनको आप हराम की रोटियां खिला रहे हो, मतलब पैसे दे रहे हो, उनसे काम नहीं करवा रहे, 40,000 घंटा आपके पास अवेलेबल है, वो भी इस्तेमाल करेंगे। और बाकी एक्स्ट्रा जो 40,000 है उसको एडिशनल काम करवाएंगे, ओवर टाइम लगवाएंगे, उनको 75% ज्यादा पे करेंगे। ठीक होगी बात? वैसे ये आपको फिलहाल टेक्निकल या मुश्किल भी लग रहा होगा, लेकिन जब आप रेलिवेंट कॉस्टिंग का टॉपिक पढ़ लोगे, क्योंकि ये मिक्स होके भी सवाल आ जाता है, तो फिर ये मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें हमने लेबर, मटेरियल और ओवरहेड सबकी रेलिवेंट कॉस्ट पढ़नी होती है। तो दोबारा सुने, 80,000 घंटे हमें चाहिए थे, वो तो आपको सबको समझ लग गई। उसने कहा क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 140 मिलियन एट द रेट ऑफ 500 पर आवर। आपने क्या किया, 140 को 500 पे डिवाइड कर लिया, तो पता चला कि 2,80,000 घंटे काम हुआ है। 2,80,000 घंटे काम हुआ है, लेकिन कितने घंटे काम नहीं हुआ? 12.5% काम। इसका मतलब है जो काम हुआ है वो कितने परसेंट है? 87 पॉइंट। तो मैंने 87.5 पे डिवाइड कर दिया
और 12.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 40,000 घंटे मेरे पास वो बंदे अवेलेबल हैं जिनको हम 90% पे कर रहे हैं, लेकिन वो फारिग बैठे। अब जब आप स्टार प्रोडक्ट बनाओगे, आपको 80,000 घंटा चाहिए, वो जो निकम्मे लोग बैठे हुए हैं उनको काम पे लाओगे ना, पहले तो काम ही उनका करोगे कि भाई आ जाओ काम आ गया आपका, उनको पेमेंट कितनी करेंगे? 90%। नहीं, आप 100% करेंगे। तो इस प्रोडक्ट की वजह से एडिशनल कॉस्ट कितनी पड़ी? 10%। 10% 40,000 घंटे की, और जो बाकी 40,000 घंटे हैं उसको आप नॉर्मल रेट भी पे करेंगे और 75% एडिशनल पे करेंगे। अब आ जाए, मैं लेबर के बारे में लिखने लगा हूं। 20 में से 40 को 90% पे करेंगे और बाकी वो 100%। हाँ जी, लेबर जो हमारी आइडल बैठी है वो 40,000 घंटे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1 घंटे कीमत कितनी है? 500, और हमने कितनी पे करनी है? 90। 10%। एक 40,000 को हमने 10% पे करनी है। ओवर टाइम, ओवर टाइम की मार्केट में तो कोई बंदा अवेलेबल नहीं है, तो कौन सी ओवर टाइम लगवाना है? नॉर्मल रेट कितना है? 500, और हमने उसे कितने पैसे पे करने? 1.75। ये जो 90% तो हम पहले पे कर रहे थे ना 40,000 घंटे की, नई प्रोडक्ट बनाने की वजह से एडिशनल कॉस्ट कितनी पड़ेगी? उनको आप पूरे पैसे देंगे 500 रुपए, तो 10% एडिशनल कॉस्ट पड़ेगी। 90% पहले ही पे कर रहे थे, और जो बाकी 40,000 घंटे हैं जो फारिग नहीं बैठे वो एडिशनल काम करवाएंगे, तो एडिशनल काम के ऊपर 75% ज्यादा पे करेंगे, यानी 500 नहीं पे करेंगे बल्कि 500 मल्टीप्लाई बाय 1.75 पे करेंगे। तो बताया पहला कितना आ गया? पहला 2 मिलियन और दूसरा 35 मिलियन। जी हाँ जी, आपको कितने घंटे चाहिए काम करवाने के लिए? 80,000। आपके पास अवेलेबल कितने हैं जो फारिग बैठे हैं? क्योंकि 3 प्रोडक्ट पे तो बाकी काम कर रहे हैं, 40,000 घंटे, तो बाकी 40,000 ये फैनी में आ तो गया, 40,000 हमें एडिशनल घंटे चाहिए, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन में देखो जरा, वो कहता है एडिशनल लेबर इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। अगर मार्केट में अवेलेबल होते ना तो हम नॉर्मल रेट पे हायर करके आते, उन्हीं लोगों से ओवर टाइम काम करवाते। चलें जी, उसके बाद नेक्स्ट आ जाए। सर ये जो आपने फाइंड की कि टोटल आवर्स वर्क, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थे, तो ये कैसे पता लगा कि इतने घंटे ही काम हुआ है? इसके अंदर आइडल जो है वो शामिल नहीं है इसमें? ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? 12.5% आइडल है, लास्ट, इसका मतलब है पूरा काम नहीं हुआ जी उसने बता तो दिया है। ठीक है। 12.5% आइडल है, तो काम कितने घंटे हुआ? 1287.5%। तो नीचे इसलिए उसने अलग से जो बताया है, तो इसके अंदर आइडल शामिल नहीं है। जहरी सी बात है, आइडल जब काम ही नहीं हुआ तो शामिल कैसे हो सकता है? चलिए जी, जरा आप वापस आओ जी। नहीं, वो ओवरहेड है ही नहीं ना, वो लेबर अलग है, लेबर की कॉस्ट अलग आती है। तो वही ना, तो मैं कह रहा हूं ना कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है ना ये, तो उसमें वो लिमिट लगा देता है, ये होती डायरेक्ट ही है लेकिन लिमिट लगा देता है ग्रांटेड वेजेस की, जैसे उसकी नेचर फिक्स हो जाती है कि हम आपको इतना पे करेंगे, काम करवाएंगे तो एडिशनल भी पे करेंगे, तो फिर नई प्रोडक्ट की वजह से वो चीज उतनी ही कॉस्ट रेलिवेंट हो जाती है। 40% ऑफ द टोटल फैक्ट्री ओवरहेड आर फिक्स्ड, कहते 40% फिक्स्ड है, इसका मतलब है 60% फिक्स्ड। फैक्ट्री ओवरहेड आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स एज पर द लेटेस्ट टोटल फैक्ट्री ओवरहेड आर रुपीज 105 मिलियन। कहता जो लास्ट, अब 105 मिलियन में हमें पता चल जाएगा कि 1 घंटे का रेट क्या है। देखिए लास्ट में कितने घंटे काम हुआ है भला? 105 मिलियन डिवाइडेड बाय 280,000, ऐसे ही हुआ था ना काम। उसने कहा लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 280,000 घंटे अभी हमने फाइंड किया था, तो 1 घंटे का रेट कितना आ रहा है?
375 375। इस 375 रुपीज के अंदर 40% तो फिक्स है, तो हम फिक्स तो लेते ही नहीं है, हम कौन सा लेंगे, वेरिएबल। तो मल्टीप्लाइड बाय 60%, 200। हमारी स्टार प्रोडक्ट के ऊपर कितने घंटे काम हो रहा है, 80,000 घंटे, मल्टीप्लाइड बाय 225, वेरिएबल ओवरहेड आ गया। या आप ऐसा करें 375 टोटल लिख ले, आगे मल्टीप्लाइड बाय 60% कर दें, क्योंकि डिसीजन मेकिंग के अंदर टारगेट कॉस्ट के अंदर हम फिक्स कॉस्ट, लेकिन एक क्वेश्चन है जिसमें आई कैप ने लिया हुआ है, एडिशनल फिक्स कॉस्ट लेते हैं, जो ओरिजिनल है जो ऑलरेडी लग रही है वो फिक्स कॉस्ट नहीं लेते। वेरिएबल ओवरहेड 80,000 घंटे टोटल काम हुआ, और एक घंटे का रेट कितना आ रहा है, 22, कितनी अमाउंट आ गई, 18 मिलियन। लेस स्क्रैप, 10,000 यूनिट आपके जाया हुए हैं और 100 रुपया रेट है 1, ये माइनस होगा। बताएं जी आपकी टारगेट कॉस्ट क्या, एक्सपेक्ट कॉस्ट क्या, 589, 59,100,000 लिख लें जिस तरह से आप 3 जीरो निकाल के लिखे ना, ताकि क्वेश्चन जल्दी क्लास जल्दी हो जाए। ये लेबर के मामले में परेशान नहीं होना, क्योंकि नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसके अंदर ये चीजें कवर हो जानी है। कितना 1509 9 कॉस्ट गैप, एक्सपेक्टेड कॉस्ट 97,890,000 लेस टारगेट कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट कितनी थी, 928 कॉस्ट गैप 518 जल्दी से अपना इधर कॉस्ट गैप 5090 हाँ जी, उस प्रोजेक्ट के लिए आए तो लेते हैं, मतलब स्टार प्रोडक्ट के लिए जो जो खर्चा आएगा ना वो लेंगे, जो स्टार के होने या ना होने से कोई फर्क ना पड़ता हो वो नहीं लेंगे। देखिए मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ रेलिवेंट कॉस्ट, वैसे तो परसों टॉपिक कल शुरू हो जाएगा शायद, अगर हमारा सवाल जल्दी हो गया, वरना परसों तो कंफर्म शुरू ही हो जाएगा। अगर स्टार प्रोडक्ट होने या ना होने से किसी कॉस्ट पे कोई फर्क ना पड़े, वो इग्नोर कर देते हैं, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो ओवरहेड हो, वो बने या ना बने, अगर उसके बनने से कोई भी कॉस्ट हो, चाहे फिक्स्ड हो चाहे वेरिएबल हो, अगर उसके बनने से आती है वो लेंगे। तो हम सिर्फ उस प्रोडक्ट की रेलिवेंट कॉस्ट लेते हैं जो प्रोडक्ट के लिए हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। जैसे ये ओवरहेड पे लिखा होता है 40% ऑफ द टोटल फैक्ट्री ओवरहेड, हाँ तो इसलिए हमने 40% इग्नोर कर दिया। अगर ये होता कि सिर्फ स्टार के लिए वो लेते। चलें जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हो गया नोट। अच्छा सवाल लाजमी किया कि नहीं, इसमें आपका ही भला है। वैसे तो मुझे पता है कि ये कौम है जो अपना भला नहीं चाहती। कैलकुलेट मिनिमम बिड प्राइस। अच्छा टारगेट कॉस्टिंग की ये भी निशानी है, बिड प्राइस, टारगेटेड प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये लफ्ज भी आता है। कौन सी तीन बातें बताएं अबू बकर?
टारगेट प्राइस, बिड प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये एक निशानी होती है कि ये भी टारगेट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। कहता है शुड कोट टू अर्न 35% ऑन कोटेड प्राइसेस। अच्छा, कोटेड प्राइस कॉस्ट होती है या सेल होती है? सेल। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कोटेड प्राइस, बिड प्राइस, ये क्या होती है? मतलब ये 35% मार्जिन है, ये 35% मार्जिन है। चले जी, क्वेश्चन इसमें एक छोटी सी बात थी, बाकी पूरा क्वेश्चन आसान सा था। एस कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड सप्लाइज कस्टमाइज्ड कंपोनेंट टू वेरियस इंडस्ट्रियल कस्टमर्स। इट इज कंसीडरिंग टू बिड फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई 100,000 ऑफ LM3 टू सरमद इंडस्ट्रीज। ये जो अभी आपको, ये जो अंग्रेजी तो आप माशाल्लाह पढ़ते ही नहीं हो, बाद में जो बंदा बिड प्राइस देने में एक्सपर्ट होता है ना, मतलब जो लोग कॉन्ट्रैक्ट विन करते हैं और उससे पहले जाहिर सी बात है वो बिड प्राइस तैयार होती है, तो जो बंदा बेस्ट बिड प्राइस तैयार करता है ना, वो उस कंपनी का हार्ट समझा जाता है। कि जब भी हम जी अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में बिड करने जाते हैं ना, मतलब आपको फिल्में तो देखते ही होंगे, तो वहां पर अक्सर आपने देखा होगा जी कॉन्ट्रैक्ट में वो कई सारे लोग आते हैं, तो उनमें से कोई एक बंदा, तो फिर उसको मुबारकें मिल रही होती हैं। वो मुबारकें लेने का सही हकदार कौन होता है? वो जो पीछे बैठा बिड प्राइस तैयार कर रहा होता है। एक कंपेटिटिव, ना कंपनी को नुकसान हो और ना बिड हाथ से जाए, तो इसलिए वो सारी कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करता है। और इसका मतलब है कि अगर बाद में MBA वाला या जो कोई भी बंदा जाएगा, उसको तो इन चीजों का पता ही नहीं है। CA वाला बंदा अगर ये बिड प्राइस सेलेक्ट करता है, हमें वैसे काम भी आता है ये, हम जब जाते हैं फर्म के अंदर, तो फर्म में हमें जूनियर लेवल के ऊपर ये काम आता है कि यार वो हमें एक नया क्लाइंट ने अप्रोच किया है, तो मुख्तलिफ फर्म्स को उसने कहा है कि आप हमारा ऑडिट करने आओ, तो बताओ ऑडिट फी क्या लोगे। तो तब भी हम एक बिड प्राइस बनाते हैं कि हमारे इतने खर्चे आ जाएंगे, इतनी हमारी लेबर फोर्स जाएगी, इतने ये काम होगा, तो हम कितना उसको ऑडिट फी कहें। तो जाहिर सी बात है क्लाइंट तो उसको सिलेक्ट करेगा ना जिसकी ऑडिट फी कम से कम होगी। तो फिर हम ये कोशिश करते हैं कि एक अच्छी बिड प्राइस दें ताकि हमारा जो हमारी फर्म ही सिलेक्ट हो। तो इसलिए ये सवालों की ना अंग्रेजी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। This technical department has provided the following estimates regarding the, अच्छा ये भी दो बातें होती हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ये दोनों मिलके बिड प्राइस बनाते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट वो कैलकुलेशन करके बताएगा, और जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होगा वो कहेगा अच्छा यार मटेरियल इतने का लगेगा, हम दूसरे बंदे से पूछेंगे चलो जी इस मटेरियल का रेट चेक करो, वो कहेगा जी इतनी लेबर काम कर जाएगी, हम कहते हैं जी आजकल बताओ लेबर का रेट क्या चल रहा है, फिर वो कहेगा इतने के ओवरहेड लग जाएंगे, वो हमें बताएंगे और हम बिड प्राइस तैयार करेंगे। क्या लिखा हुआ है? Its technical department has provided the following estimates regarding the production of cost of first batch consisting of 25,000, 1 लाख यूनिट बनाने हैं, एक बैच में कितने यूनिट बनेंगे? 25,000। तो टोटल बैच कितने हुए? 4,000। कहता है रॉ मटेरियल लगेगा 63,000 kg एट द रेट ऑफ 600 पर kg, और उसकी उसने आगे कॉस्ट भी बता दी, फिर लेबर का भी बता दिया, ओवरहेड का भी बता दिया। कहता है फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, LM3 प्रोडक्शन विल बी कैरिड आउट इन 4, ये पता पहले ही। रॉ मटेरियल कंजम्पशन इंक्लूड, इंपॉर्टेंट चीज, वेस्टेज which is 5% ऑफ एक्चुअल रॉ मटेरियल। कहता है ये जो 63,000 kg है ना, इसके अंदर जो वेस्ट होना है वो भी हमने खरीद लिया है, इसके अंदर ही है। अगर वो कहता है ना 60,000 kg चाहिए तो हम 60,000 से ज्यादा खरीदते। अब उसने कहा है 5% जाया होना है, और वो भी इसके अंदर शामिल है। इसका मतलब है हमें जरूरत 63,000 की नहीं है, इसका 5% लेंगे वो बनता है 3,000, वो हमने इसको खरीद लिया है, वो पहले ही खरीद के बैठे हुए हैं। अब मिसाल के तौर पर जो आप कह रहे थे ना अब्दुल सबूर, कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये 105 है या 95 है? अब ये 105 है, वजह क्योंकि ये नेट ऑफ वेस्टेज नहीं है, ये इसके अंदर वेस्टेज शामिल है।
तो अब हम अगर करेंगे तो इसको 105 पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 60,000 केजी की हमें जरूरत है और 5% जाया होना है, तो 60,000 का 5% ले लो, 3,000 ही बनता है। ठीक होगी बात। अगर वो कहता 60,000 हमें चाहिए, 5% वेस्ट होना है, तो इसका मतलब है वेस्ट होने के बाद की अमाउंट हमें बताई होती तो ये 60,000 5% और 95% होता था। फिर हम इसको 95 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते तो टोटल खरीद आ जाती कि खरीदते कितना। आगे देखते हैं, कहते हैं however the wastage is expected to reduce by 10% in new batch to production process improve with experience। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको कहूं, आप जैसे मर्जी क्या लेना पेपर में, कोई थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में मसला आएगा, आपका जवाब ठीक हो जाएगा। मतलब क्या करेगा वो, एक नंबर काट लेगा। लेकिन मैं आपको आई कैप की वर्किंग भी सिखाता हूं और उसके बाद फिर मैं ये भी बताता हूं कि अच्छा इसके अलावा क्या क्या वर्किंग हो सकती थी। आपको 60,000 केजी असल जरूरत है, 3,000 हर दफा जाया, हर दफा नहीं, 3,000 पहली दफा जाया होना है, अगली दफा 3,000 नहीं जाया होना, 10% कम जाया होना। तो क्या फिर भी 63 खरीदेंगे? फिर हम थोड़ा कम ना खरीद लें? फिर अगले साल और 10% कम वेस्टेज होनी है, अगले साल और कम वेस्टेज होनी है। तो अगर मैं आपको इसकी वर्किंग करके दिखाऊं, रिक्वायर्ड वेस्टेज परचेज, आपको 60,000 चाहिए, 3,000 जाया हो जाना है, तो कितने खरीदेंगे हम? हमें जो कॉस्ट पड़ेगी वो 60,000 यूनिट की पड़ेगी या 63,000 यूनिट केजी की? 63। अगले साल आपको कितना रिक्वायर्ड होगा अगले बैच में? रिक्वायर्ड तो 60,000 ही होगा ना, क्योंकि जो जाया होना है वो टोटल परचेज में से होगा। हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई अब लगेगा कम, लगना पूरा है, वेस्टेज थोड़ी होगी। पहले 3,000 हो रही थी, अब 10% कम होगी, तो हम खरीदेंगे कितना? फोर्थ बैच में, थर्ड बैच में हमें कितना चाहिए? 60,000, 10% मजीद कम जाया होगा, तो हमें कितना वेस्टेज कितनी आएगी? 243। तो हम कितना खरीदेंगे? 62। हमें हर बैच में जरूरत 60,000 की है, वेस्टेज कम होने की वजह से हम टोटल परचेज अपनी कम कर देंगे क्योंकि जाया कम होना है। अब मजीद 10% कम जाया होगा, कितना? 21। तो हम खरीदेंगे कितना? 6218। पहले बैच के लिए हम 63,000 केजी खरीदेंगे। दूसरे बैच में क्योंकि 10% वेस्टेज कम हो गई है, टोटल वेस्टेज कम नहीं हुई, वेस्टेज का 10% कम हुआ है, इसलिए हमने अलग अलग किया है। वेस्टेज का 10% कम हुआ है। अगर टोटल वेस्टेज कम होती तो फिर तो हम वैल्यू को ही 90% से मल्टीप्लाई करते जाते। तो हमारे टोटल कितने केजी 4 बैचेस में चाहिए होंगे? टोटल केजी रिक्वायर्ड, टोटल केजी परचेज्ड, इन तीन चारों को प्लस कर दो, 25031। इतने केजी आपको चाहिए 4 बैचेस में बनाने की। पहले एक बैच के लिए आपको उसने 63,000 केजी दे दिए थे, कहते हैं इसके अंदर वेस्टेज भी शामिल है 5%। इसका मतलब है अगर 5% इसके अंदर वेस्टेज शामिल है तो ये अमाउंट टोटल कितनी है? 105। मैंने 105 पे डिवाइड किया, 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? वेस्टेज। इसका मतलब हमें जरूरत कितने की है? 60,000 की, 3,000 जाया हो जाएगा, टोटल हम 63,000 केजी खरीदे। अगले साल उसने कहा जी वेस्टेज 10% कम हो गई, तो मैंने उसका 90% ले लिया। जरूरत तो वही रहेगी, तो लेकिन मैं खरीदूंगा कितना? फिर अगले साल मैं इतना खरीदूंगा, तो ये 4 बैचेस में मैंने इतने केजी खरीद लिए। अब आपके आगे सवाल के अंदर कुछ भी नहीं,
सिर्फ यही सवाल के अंदर एक टेक्निकल पॉइंट था। हो सकता है आपने इस तरीके से ना किया हो सकता है आपने हर वैल्यू को 90% से मल्टीप्लाई किया, तो ठीक है, उसके नंबर कट जाएंगे। लेकिन उसके बाद लेबर भी है, ओवरहेड भी है, बाकी कैलकुलेशन भी है, तो वहां से नंबर पूरे कर लेंगे। इस एक पॉइंट की वजह से ना लोग अपना पूरा सवाल गलत कर बैठते हैं। हमने उसको गलत करना ही करना है, लेकिन जो सही पॉइंट है उनको गलत नहीं करना। यहां पर अपनी प्रोफेशनल जजमेंट इस्तेमाल करेंगे, और मुझे पता है प्रोफेशनल जजमेंट सबका, तो वहां पर जो प्रोफेशनल जजमेंट होती है ना, एक बात कॉस्ट के पेपर में आपने किसी को देखना नहीं, किसी को भी पेपर में, कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में किसी को नहीं देखते होते। पेपर को देखते होते हैं, अपने आप को देखते हैं या अल्लाह को देखते हैं। किसी और को देखोगे परेशानी बढ़ती है। मैंने शायद पहले भी बताया था कि एक मेरा स्टूडेंट रहा है, वो कहता मैंने पेपर पढ़ा, मुझे ऐसा लगा कि हाँ पेपर हो जाएगा। जैसे मैं तो कहता हूं पेपर में, कैफ के पेपर में 30-40 नंबर का पेपर सिलेक्ट करो जो आपको लगता है कि ये आपका पेपर हो जाएगा, फिर उसके बाद बाकी पेपर अटेम्प्ट करके आओ। कहता मैंने देखा जब, तो सामने एक मेरी क्लास फेलो बैठी थी, तो वो पेपर देखकर ना रो रही थी। कहता मैंने दूसरी तरफ देखा तो मेरा क्लास फेलो बैठा था, वो भी रोई जा रहा था। कहता मैंने दोबारा पेपर पढ़ा, कहता फिर मुझे भी मुश्किल लगा। कहता पहले मुश्किल नहीं लगा। तो इसलिए पेपर में बैठ के ना बहादुरी दिखानी है, रिलैक्स। मैं ये नहीं कहता कि काम चुक देना, मतलब ये है कि रिलैक्स होके जितना आपसे पेपर मैनेज होता है वो करो, बाकी पेपर अटेम्प्ट करो। कम से कम आपका ना मोर देन 80% पेपर अटेम्प्ट होना चाहिए, फिर उसके बाद अल्लाह पे भरोसा रखो। ठीक है, तो बस अपना पेपर हल करो जितना आपको आता है। हाँ, बाकी जो आपकी एक्सपर्टीज है इधर उधर पेपर की, वो भी आप जैसे ही होते हैं सारे। वो थ्योरेटिकल पेपर की चीटिंग चूटिंग हो जाती है, न्यूमेरिकल पेपर की क्योंकि सबकी अपनी जजमेंट होती है, खास तौर पर कॉस्ट अकाउंटिंग की, वो सारी अपनी जजमेंट है। ये जो आप हेल्प वगैरह ले सकते हो ना, ये सिर्फ थ्योरेटिकल पेपर में होता है, कोई एमसीक्यूज नजर आ जाए या बंदा साथ वाले स्कूल। वैसे तो सीए के अंदर ना साथ साथ ही बैठे होते सारे, पेपर भी नजर आ रहा होता सबका, लेकिन सारे एक जैसे होते हैं। और ये ना दूसरे को समझ लेना कि कुछ आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, हो सकता है वो आपसे भी गया गुजरा हो, तो बेहतर है फिर हलाल काम ही बेहतर है। चलो भरोसा तो होगा ना कि फेल भी हुए हैं तो बड़ी शान से हुए, तो इसलिए अपने दम पे होना, फेल भी और पास भी। हाँ जी, नहीं 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 नहीं, आप वेस्ट, आप आगे आपकी वेस्टेज 10% कम हो गई है, तो वेस्टेज रही 90% गई। ये वो 1- और 1+% वाली बात है। वो जो ओवरऑल अमाउंट पर करते हैं ना, वो छोटी बड़ी अमाउंट देखते हैं। इसमें भी देख वही सकते हैं, ये तो वो सिंपल है ना कि अगर कोई परसेंटेज बढ़ रही हो तो 1+%, और अगर कम हो रही हो तो 1, ये यहाँ पर वो रूल लगाया है। चले आप जरा खामोशी वापस आए, टाइम हमारे पास थोड़ा है। लर्निंग कर इफेक्ट ऑफ द लेबर इज 90%, आपको पता ही है। 20% ऑफ द ओवरहेड आर फिक्स्ड एंड मोस्टली रिप्रेजेंट द मेंटेनेंस एंड डेप्रिसिएशन ऑफ द फैक्ट्री। इसका मतलब है 20% तो हम इग्नोर कर देंगे, 80% ले लेंगे। सिर्फ इसमें ये कब तक इफेक्टिव रहता है? 3 बैचेस तक। मुझे बताओ पहले बैच के कितने आवर्स हैं? जहां पर देखिए 4 आवर्स पर यूनिट, तो 25,000 मल्टीप्लाइड बाय लर्निंग का इफेक्ट तो आता है ना, हम क्या लिखेंगे? 1,00,000 यूनिट के कितने बैचेस तक इफेक्ट रहता है? -0 मल्टीप्लाइड बाय 3, कितने? 253863। फिर 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर -0.152 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1,80,000 पूरा। डिफरेंस कितना आ गया? 73863। तो नंबर ऑफ आवर्स थ्री बैचेस के 253863
नंबर ऑफ आवर फोर्थ बैच के 7386 टोटल आवर्स कितना 327726 आवर्स। उसके बाद ओवरहेड्स 400 रुपए पर आवर के हिसाब से, और इसमें 80% से मल्टीप्लाई कर देंगे। सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। हमने क्या करना है, मटेरियल के टोटल कितने केजी थे, टोटल केजी कितने प्लस करके बताते 250, और 1 केजी का रेट क्या है, अमाउंट आ जाएगी। लेबर कितने आते हैं टोटल 327726 मल्टीप्लाइड बाय 1 घंटे की कीमत क्या है 300। ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड 327726, आपको पता है नंबर ऑफ आवर सेम होते हैं, रेट चेंज होता है। 400 रेट है और उसका हम क्या ले लेंगे, ये आपकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट आती है। लिखवा दो, बेहतर है अगर लिखवानी है। 1501 पहले की 1501 200 नीचे 98317 98317 800 1048 1048 723 20 प्लस कर दे तीनों को। Three five double three 35 80 80 320 ये हमारे पास कॉस्ट आ गई। एड मार्जिन 353380 डिवाइडेड बाय कितना मार्जिन उसने कहा है 35%, तो ये 65% हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 35%। 190 19 190 डबल वन कोटेड प्राइस, यही उसने पूछा हुआ है। कोटेड प्राइस कितनी, कोटेड प्राइस है 545 66 20 ये आपकी जनाब कोटेड प्राइस होगी इस क्वेश्चन के अंदर, और यही इसका सोल्यूशन है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में एक छोटी सी बात थी, और 10 नंबर का ये भी सवाल। आप अपने सवाल को देखें जरा, इसमें चौथा पॉइंट ये फिक्स्ड कॉस्ट का लिख तो दिया है, 400 रेट है और 20% फिक्स्ड है, तो 80% वेरिएबल ले लेंगे क्योंकि फिक्स तो लेते ही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन 3 है उसमें आपने डेप्रिसिएशन वो फिक्स की नहीं लिखी थी, वो 45,000 पर पैर के साथ 20 बैच वो फिक्स थी लेकिन उस प्रोजेक्ट की थी, जब उस प्रोजेक्ट की वजह से आएगी, मतलब उस प्रोडक्ट की वजह से अगर फिक्स कॉस्ट आएगी वो लेंगे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग होगी, मतलब वो प्रोडक्ट बनाया या ना बनाया, पहले भी लग रही थी फिक्स कॉस्ट, अब भी लग रही है वो फिक्स कॉस्ट, वो छोड़ देते हैं। ये अलग से लिखी हुई है मेंटेनेंस और डेप्रिसिएशन, लेकिन वो पिछले की थी, 3 प्रोडक्ट जो बना रहे थे, जो 3 प्रोडक्ट बना रहे थे उनके लिए थी। ये क्वेश्चन 1 में थी। वो कहता है मोस्टली रिप्रेजेंट मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग एंड मशीन, तो जो फैक्ट्री बिल्डिंग और मशीनों पे कॉस्ट लग रही है वो मोस्टली वो की, ठीक है। अगर इसका इस हमारे प्रोजेक्ट से अगर ऐड करते हैं ना तो आप अज्यूम करके लिखते हैं कि मैंने अज्यूम किया है ये मेरे प्रोडक्ट की वजह से, लेकिन आप देखिए कि बिल्डिंग की जो डेप्रिसिएशन है वो तो आप नई प्रोडक्ट बनाए या ना बनाए वो तो आ रही है, मशीनों की भी आ रही है, प्रोडक्ट से रिलेटेड वो लेंगे बस बड़ा वेरिएबल लेंगे।
अगर वो कहता है इस प्रोडक्ट के लिए नई मशीन खरीदी, उस मशीन की है तो वो इसी प्रोडक्ट। स्पेशली अच्छा कल का काम देख लें। जो अभी हमने कोर्स दिखाने की तो हमने सीपीएस के थ्रू का हमने मार्जिन ऐड किया, तो अगर हम इसी तरह सेल प्राइस निकालें तो वो भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट तो फिर वो 700 क्योंकि 135 मल्टीप्लाई करो। नहीं नहीं, आप देखिए ना कि वो बेस किस पे करता है। अच्छा ये देख लें, आपके पहले कोई बात करो, आप अपने क्वेश्चन देख लें। ये क्वेश्चन किस आगे लिख लो, वेट करना है, मतलब ये रेलिवेंट कॉस्टिंग का सवाल है प्योर, तो ये परेशान करेगा आपको, इसलिए हम इसको रेलिवेंट कॉस्टिंग के साथ करेंगे। तो आपका क्वेश्चन 5 और एग्जांपल 6, इलस्ट्रेशन 6, ये दो सवाल कल करके आए ना। वो मैंने पढ़ी थी एग्जाम्पल, मुझे नहीं लग रहा मेरे कितनी होती है। नहीं अब हो जाएगी। तो ये एग्जांपल 6 और क्वेश्चन नंबर 5, और कोशिश करना कि ये 3 क्वेश्चन भी थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका, एक दफा दोबारा देख लेना, बल्कि आप ना कोशिश करना कि इनको मिला के रेलिवेंट कॉस्टिंग को और इसको मिला के पढ़ना, क्योंकि ये दोनों एक जैसे ही हैं। और आपका टेस्ट भी लेबर कॉस्टिंग, रेलिवेंट कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग और सीवीपी, इन 4 का एक जैसा ही होता है। तो टेस्ट में भी मैं जो इस सैटरडे को टेस्ट लेंगे वो जितना पढ़ लेंगे, और इस सैटरडे तक आपका इंशाल्लाह रेलिवेंट कॉस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो छोटा सा टॉपिक है। तो बाकी हमारा ईद से पहले लेबर कॉस्टिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इस सैटरडे कंबाइंड टेस्ट कंबाइन से मुराद है यही सीवीपी और टारगेट कॉस्टिंग।